नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और एसएससी जीडी आंसर क्वेश्चन सीरीज का ये हमारा 17वां लेक्चर है। और इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो चंबल नदी एक महत्वपूर्ण नदी है। ये यमुना की सहायक नदी है, यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो चंबल नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम पूछा जाता है पेपर में। इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से। मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और इस नदी का जो मुहाना है, अर्थात ये अपना जल किस नदी में छोड़ देती है, तो इसका मुहाना है यमुना नदी। अर्थात यमुना नदी में कहाँ पर मिल जाती है, तो इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। और इस नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल के लिए फेमस है नदी। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी घड़ियाल के लिए फेमस है, तो चंबल नदी घड़ियाल के लिए फेमस है। और यह नदी अवनालिका अपर्दन करती है। यह भी फैक्ट पूछा गया है कि कौन सी नदी अवनालिका अपर्दन करती है, तो चंबल नदी अवनालिका अपर्दन, गली एरोजन करती है। अवनालिका अपर्दन अर्थात बड़े बड़े नाले बन जाते हैं इस नदी के द्वारा, जिससे एक बीहड़ भूमि का विकास होता है, बैड लैंड का विकास होता है। तो पहला फैक्ट पूछा जाता है यहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ये इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है ये नदी। और ये अवनालिका अपर्दन करती है और इसमें घड़ियाल पाए जाते हैं चंबल नदी में। इसमें 3 बांध हैं, प्रमुख बांध। 3 प्रमुख बांध हैं जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों बांध चंबल नदी में है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है, इसमें क्वेश्चन पूछा कि कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो कोटा है ये राजस्थान में है, ये चंबल नदी के किनारे है। दूसरा ऑप्शन है धौलपुर, ये भी राजस्थान में है, ये भी चंबल नदी के किनारे है। तीसरा ऑप्शन है जबलपुर, ये मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी के किनारे है। यहीं पर नर्मदा नदी में जबलपुर में ही एक जलप्रपात है जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में नर्मदा नदी में है। और चौथा ऑप्शन है आपका ग्वालियर, तो ग्वालियर भी चंबल नदी के तट पर है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो ये जो जबलपुर है ये चंबल नदी के किनारे नहीं स्थित है। बाकी तीनों शहर चंबल नदी के किनारे स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कंकाल तंत्र से पूछा गया है। कंकाल तंत्र एक युवा मनुष्य में, कंकाल तंत्र का जो अध्ययन किया जाता है, एक युवा मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, अच्छी कंकाल और उपांगी कंकाल। अच्छी कंकाल में 80 हड्डियां हैं और उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां हैं। और एक स्वस्थ और युवा मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। बचपन में ज़्यादा होती हैं हड्डियां, लेकिन युवावस्था में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें से जो अच्छी कंकाल होता है इसमें 80 हड्डियां पाई जाती हैं और उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां पाई जाती हैं। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया ह्यूमरस किस अंग का भाग है। ह्यूमरस तो मनुष्य के प्रत्येक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती हैं। दोनों हाथ में 60 हड्डियां, एक हाथ में 30 हड्डियां, एक पैर में भी 30 हड्डियां, दोनों पैर में 60 हड्डियां। तो ये जो उपांगी कंकाल है इसमें हाथ पैर की हड्डियां आ जाती हैं। तो 60 हड्डियां दोनों हाथ में और 60 हड्डियां दोनों पैर में, टोटल 120 हड्डियां हाथ और पैर में हो जाती हैं। और बची 6 हड्डियां अंश मेखला और श्रोण मेखला में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ह्यूमरस मनुष्य के हाथ के में जो भुजा होती है, बाह में जो एक बड़ी सी हड्डी होती है उसे ह्यूमरस कहते हैं, ह्यूमरस। और ह्यूमरस में कोहनी से नीचे 2 हड्डियां होती हैं जिन्हें रेडियस और अल्ना बोलते हैं। यह भी पूछा जाता है पेपर में।
और पैर, पैर में जांग, पैर का जो जांग वाला भाग होता है, जांग में एक हड्डी होती है जिसे फीमर कहते हैं, जंघास्थि। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है जो जांग में पाई जाती है। और पटेला या जानुफलक ये गांठ में हड्डी होती है, और गांठ से नीचे टांग में दो हड्डियां होती हैं, टिबिया और फिबुला। तो पैर में टिबिया और फिबुला ये दो हड्डियां पाई जाती हैं, जांग में फीमर पाई जाती है। कपाल, मनुष्य की खोपड़ी में जो कपाल होता है, कपाल 8 हड्डियों का बना होता है। 8 हड्डियों से कपाल बना होता है, और कपाल सुरक्षा प्रदान करता है मस्तिष्क को। ब्रेन में जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है ये 8 हड्डियों से बने कपाल के अंदर सुरक्षित होता है। तो कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती हैं जिसे इंग्लिश में क्रेनियम बोलते हैं। 8 हड्डियों से बने कपाल को इंग्लिश में क्रेनियम बोलते हैं। और पसलियां, मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, अर्थात 24 पसलियां होती हैं। और ये पसलियां आगे की ओर चेस्ट में जिस एक हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं उसे स्टर्नम या उरोस्थि कहते हैं। ये भी पूछा गया पेपर में, स्टर्नम या उरोस्थि। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया ह्यूमरस किस अंग का भाग है, तो ह्यूमरस बांह का भाग है। अगला क्वेश्चन है आपका उस इकाई का नाम बताइए, अर्थात इसमें मात्रक पूछा गया, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त करते हैं। अर्थात ईंधन का जो ऊष्मीय मान होता है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है, उसे किस इकाई में व्यक्त करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया। तो जो पहला ऑप्शन है किलो जूल, इसी में ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त करते हैं। ईंधन का ऊष्मीय मान इसी में व्यक्त करते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिसे भविष्य का ईंधन कहते हैं, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, और इसका ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू सर्वाधिक होती है। कैंडला ये किसकी इकाई है, अर्थात कैंडला किसका मात्रक है, ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला है। केल्विन तापमान का मात्रक केल्विन है। न्यूटन ये बल का मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ऊष्मीय मान को व्यक्त करने वाली इकाई, तो किलो जूल। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था तथा जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। तो हर्यक वंश के बारे में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हर्यक वंश एक प्राचीनतम वंश है, हर्यक वंश। और हर्यक वंश का जो संस्थापक था, इसका संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की और 544 ईसा पूर्व में इसने हर्यक वंश की स्थापना की। इसका जो पुत्र था उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता हासिल की। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार अपने पिता की हत्या करके सत्ता प्राप्त की। और अजातशत्रु का जो पुत्र था उसका नाम है उदयन या उदायन। उदयन या उदायन ये अजातशत्रु का पुत्र था। उदयन या उदायन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके सत्ता प्राप्त की। और उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, अर्थात गंगा और सोन नदियों का जो मिलन स्थल था वहां पर एक नगर बसाया उदायन ने, जिसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। पाटलिपुत्र, यही इसी पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहा जाता है। तो शायद समझ गए होंगे आप लोग। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है महापद्मनंद, इसने नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश का संस्थापक था ये। नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था घनानंद। और ये मगध का शासक था महापद्मनंद, नंद वंश का संस्थापक। मगध का नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था घनानंद।
और घनानंद से सत्ता प्राप्त कर ली चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके नेतृत्व में? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के नेतृत्व में ये सभी काम किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश का संस्थापक बना चंद्रगुप्त मौर्य। कनिष्क ये कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक था, कुषाण वंश का शासक था ये कनिष्क। बिंबिसार ये हर्यक वंश का संस्थापक था। और उदयन ये आपका आंसर हो जाएगा। उदयन ने ही अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके सत्ता प्राप्त की और पाटलिपुत्र की नींव रखी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा उदयन। अगला क्वेश्चन है हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो पहला ऑप्शन है आपका बुध। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, 0 उपग्रह। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, 0 उपग्रह। और बुध सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक है, तो इसका सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा पथ छोटा है, अर्थात यह सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी कर लेता है। शुक्र इसका कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। इसे सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। और सर्वाधिक गर्म ग्रह है ये, सर्वाधिक गर्म ग्रह है क्योंकि शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, जिसके कारण इसका तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तापमान क्यों बहुत अधिक बढ़ जाता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, अर्थात ये ऊष्मा को अवशोषित करने वाली गैस है। तो सूर्य से आने वाली ऊष्मा को बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेती है। इसलिए 8 ग्रहों में से, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं, उन 8 ग्रहों में से सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है और सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी है शुक्र। इसका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसमें उपस्थित जल, इसके लगभग 70 से 71% भूभाग पर जल है, महासागर और सागर है, जिसके कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले कलर की दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। 8 ग्रहों में से एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर हरियाली है, इसी पर जीवन है, पृथ्वी। इसका एक उपग्रह है, एक उपग्रह चंद्रमा। चौथा ऑप्शन आपका है मंगल, इसे लाल ग्रह कहते हैं। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल है और पृथ्वी के बाद अगर जीवन की संभावना किसी ग्रह में जताई जा रही तो वो है मंगल ग्रह, लाल ग्रह कहते हैं। और आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। इसके 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। और इसमें से आपका बाय मिस्टेक हमसे वो ऑप्शन छूट गया है एक, तो इसे 5वां ऑप्शन बना के लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं शनि। तो वर्तमान में सर्वाधिक शनि के उपग्रह खोजे जा चुके हैं, लगभग 83 उपग्रह शनि के खोजे जा चुके हैं। आज के कुछ 3-4 साल पहले सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के खोजे जा चुके थे, लगभग 80 उपग्रह बृहस्पति के खोजे जा चुके हैं। लेकिन वर्तमान में शनि के लगभग 83 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। तो सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। और शनि का एक उपग्रह टाइटन, जो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है हमारे सौरमंडल का। तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनेमीड। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनेमीड। ये किसका उपग्रह है? ये बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति, उसका उपग्रह गैनेमीड, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का उपग्रह, शनि के लगभग 83 उपग्रहों की खोज हो चुकी है, जिनमें से एक है टाइटन। टाइटन ये हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार किस भाग में है? मूल अधिकार क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अर्थात उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, इनका उल्लेख भाग 3 में है। और आर्टिकल 12 से 35 भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, अर्थात संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब ये इस भाग में केवल 6 मूल अधिकार ही शेष बचे हैं। और मूल अधिकारों का प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों का प्रावधान लिया गया। और हमारे जो मूल अधिकार हैं ये वाद योग्य हैं, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर, इन्हें लागू न किए जाने पर नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। दूसरा ऑप्शन है भाग 4, इसमें डीपीएसपी का उल्लेख है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 36 से 51 शामिल है और ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। और ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं, ये वाद योग्य नहीं है और ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है डीपीएसपी। और ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। भाग 1, इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 1 में, इसके अंतर्गत आर्टिकल 1 से 4 शामिल हैं। और इसमें उल्लेख है, अर्थात भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। तो भाग 1 में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है भाग 1 में। और चौथा ऑप्शन है आपका भाग 4A, इसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। प्रारंभ में अर्थात हमारा जो मूल संविधान है उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। और किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया? इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह तो मूल कर्तव्य प्रारंभ में हमारे संविधान में नहीं थे, इन्हें 1976 में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। और इन्हें शामिल करने की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। और मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है ये रूस के संविधान से अर्थात भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। और 1976 में जब मूल कर्तव्य शामिल किए गए तब इनकी संख्या 10 थी। और 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया। और ये माता पिता और गार्जियन का यह कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान करें, ये 11वां मूल कर्तव्य है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है मूल अधिकार किस भाग में है, तो मूल अधिकार भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन है 1970 में भोला चक्रवात बंगाल की खाड़ी में, 1970 में भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभर कर आया? अर्थात 1970 में बंगाल की खाड़ी में भोला चक्रवात आया था जिसके कारण एक नया द्वीप उभर कर सामने आया। ये जो भोला चक्रवात 1970 में आया था इसमें लाखों लोगों की मौत हुई थी। अब तक का ये बहुत सबसे भयानक चक्रवात था जिसके कारण इस समय 1970 में लाखों लोगों की मौत हुई थी। पूर्वी ये बंगाल की खाड़ी में अर्थात बांग्लादेश में और भारत के पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर धन जन की हानि हुई थी। और ये अब तक का बहुत बड़ा चक्रवात है ये भोला चक्रवात। और इसी से
1970 में जब ये चक्रवात आया तब न्यूमीर द्वीप का उद्भव हुआ। 1970 में उभर कर सामने आया ये द्वीप। और ये विवाद बना रहा, कई सालों तक ये द्वीप विवाद बना रहा भारत और बांग्लादेश के मध्य। बांग्लादेश का दावा था कि न्यूमीर द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में है और भारत सरकार का दावा था कि भारत के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और इसी के परिणाम स्वरूप न्यूमीर द्वीप पुनः डूब चुका है समुद्र में और विवाद भी समाप्त हो गया। दूसरा ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। और ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यहां पर एक जेल बनाई गई थी जो आज भी है, सेलुलर जेल। यहां पर क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ब्रिटिश सरकार बंद करके रखती थी, उन्हें यातनाएं देती थी सेलुलर जेल में। और अंडमान द्वीप समूह तथा निकोबार द्वीप समूह के मध्य 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये ग्रेट निकोबार में है। लक्षद्वीप ये लगभग 36 द्वीपों का समूह है और ये सभी कोरल द्वीप हैं। और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। व्हीलर द्वीप ये उड़ीसा के तट के पास है और इसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है इसका नाम बदलकर, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है भोला चक्रवात से संबंधित, तो पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है आपका, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति के जन्म दिवस को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो आपका पहला ऑप्शन है विधान चंद्र राय। तो विधान चंद्र राय ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कामा चिकित्सक थे और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री बने। और इन्हीं के जन्म दिवस को, अर्थात इनका जन्म 1 जुलाई को हुआ था, इन्हीं के जन्म दिवस को 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये ब्रिटेन की थी और ये एक नर्स थी और इन्हें लेडी विथ द लैम्प के नाम से भी जानते हैं, लेडी विथ द लैम्प, क्योंकि क्रीमिया युद्ध में घायल हुए सैनिकों का इन्होंने रात दिन इलाज किया। लैंप लेके जाती थीं और जख्मों से कराहते हुए सैनिकों का इलाज करती थीं। लेडी विद द लैम्प के नाम से इन्हें जाना गया और इनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं, अर्थात 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल से जुड़ा हुआ दिवस है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका जन्म 11 नवंबर को हुआ था और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था, इसीलिए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, चिल्ड्रन डे। तो आपका जो क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले किस व्यक्ति के जन्म दिवस को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं? तो विधान चंद्र राय के जन्म दिवस को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। और विधान चंद्र राय से क्वेश्चन यूपी लेखपाल में भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता के लिए
सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। और सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता दिवस ये भी सरदार पटेल से संबंधित है, क्योंकि आज़ादी के बाद लगभग 550 से अधिक देसी रियासतों को भारत में मर्ज करने का काम सरदार पटेल ने किया था। इन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे और स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। रियासती मंत्रालय इन्हीं को सौंपा गया था। इन्होंने 550 से अधिक देसी रियासतों को भारत में मिलाया। तो इसीलिए इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इन्हीं के सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है गुजरात के केवड़िया में, जो 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। दूसरा ऑप्शन है नेताजी पुरस्कार। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था। तो नेताजी पुरस्कार 2022 वाला जो नेताजी पुरस्कार है, ये 23 जनवरी 2022 को इससे सम्मानित किया गया जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को। तो नेताजी पुरस्कार 2022 से शिंजो अबे को सम्मानित किया गया। और सरदार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। इसीलिए 23 जनवरी को भारत सरकार नेताजी पुरस्कार प्रदान करती है। और 23 जनवरी 2022 को यह पुरस्कार जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को प्रदान किया गया था। और हमारे देश में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित दिवस है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। तो हमारे देश में खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर 2021 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। यह खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है हमारे देश का। और 2022 का जो पुरस्कार ये प्रदान किया गया है शरत कमल को। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं शरत कमल, इनको प्रदान किया गया है पुरस्कार। और अगला ऑप्शन है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 में की गई है और 2022 का पहला पुरस्कार ये दिया गया है पीएम मोदी को। तो प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार दिया गया है। तो आपका जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य किस नाम से अधिक विख्यात हैं। तो लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य ये कुमार सानू के नाम से विख्यात, अर्थात जो हमारे देश के एक लोकप्रिय गायक हैं कुमार सानू, इनका जो मूल नाम है वो है केदारनाथ भट्टाचार्य। तो आज हमने एसएससी जीडी के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये 2019 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।